ये पर्शियन गल्फ में अनिश्चित स्थिति है। आज इसमें एक नया मोड़ तब आया जब अमेरिकी युद्धपोतों ने 2 ईरानी तेल प्लेटफार्मों पर गोलाबारी की और उन्हें नष्ट कर दिया और फिर एक और पर छापा मारा। ईरान के राष्ट्रपति अली खामेनेई कहते हैं कि यह हमला एक बड़ी गलती है और वह वादा करते हैं कि ईरान इसका बदला लेगा। लेकिन प्रशासन को उम्मीद नहीं है कि यह सैन्य हमला पर्शियन गल्फ संघर्ष को समाप्त कर देगा। नहीं, हम ईरान के साथ युद्ध नहीं करने जा रहे हैं। वे इतने बेवकूफ नहीं हैं। एक साहसिक कदम में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में झटके भेज रहा है, ईरान ने होरमुज जलड़ मरुमध्य को बंद करने की धमकी दी है। यह संकरा जलमार्ग दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन करता है, जिसकी कीमत लगभग $1 अरब प्रतिदिन है। ईरान का यह कदम उसके परमाणु ठिकानों पर हाल ही में हुए अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में है। तेहरान की उम्मीद है कि वह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा डाल सकेगा, तेल की कीमतें बढ़ा सकेगा और गैस व भोजन जैसी आवश्यक चीजों की लागत बढ़ा सकेगा। हालांकि जहां तेहरान इसे एक दबाव के रूप में देखता है, वहीं इतिहास एक चेतावनी देता है। साल 1988 में इसी तरह की घटनाओं के चलते ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस हुआ था, जब अमेरिकी नौसेना ने एक ही दिन में ईरान के पूरे बेड़े को तबाह कर दिया था। जैसे ही तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है, सवाल यह नहीं है कि ईरान क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका कैसे जवाब देगा। आइए इस सीख देने वाले पल पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि सब कुछ कैसे हुआ था। लेकिन उससे पहले कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। 1980 के शुरुआती वर्षों में 2 खाड़ी देश ईरान और इराक एक भीषण युद्ध में फंसे हुए थे, जो कई सालों तक चला। यह तब शुरू हुआ जब ईरान ने 1979 में एक बड़ा क्रांति देखी और उसकी नई सरकार अभी भी नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी। इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने इसे हमला करने का एक मौका समझा और इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहले सद्दाम को चिंता थी कि ईरान की नई इस्लामी शासन सरकार इराक के अंदर विद्रोह को प्रेरित कर सकती है, खासकर देश की अपनी शिया आबादी के बीच। उसने तय किया कि इस खतरे को हकीकत बनने से पहले ही जड़ से खत्म कर देना चाहिए। वह शत्त अल अरब नामक एक महत्वपूर्ण जलमार्ग पर भी पूरा नियंत्रण चाहता था, जिस पर दोनों देश वर्षों से विवाद कर रहे थे। यह नदी ईरान और इराक की सीमा के साथ साथ बहती है और यह तेल के परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके पास इसका नियंत्रण होता है, उसके पास बढ़त होती है और सद्दाम इसे चाहता था। उस बदलाव के समय उसने सोचा कि ईरान कमजोर और ध्यान भटका हुआ है, इसलिए उसने कदम उठाया। लेकिन यह योजना के मुताबिक नहीं हुआ। जो एक आसान जीत होनी थी, वह 8 लंबे सालों तक चलने वाले युद्ध में बदल गई, जिसमें दोनों पक्षों ने लाखों लोग खो दिए और अरबों खर्च कर दिए। यह आधुनिक मध्य पूर्वी इतिहास के सबसे घातक युद्धों में से एक बन गया। जैसे जैसे लड़ाई 1980 के दशक के अंत तक खिंचती गई, दोनों पक्ष एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बेताब हो गए थे और उन्हें इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि बीच में कौन फंस रहा है। हॉर्मुज की खाड़ी एक युद्ध का मैदान बन गई। ईरान और इराक दोनों ने तेल टैंकरों पर हमला करना शुरू कर दिया ताकि एक दूसरे की तेल निर्यात से होने वाली कमाई को रोक सकें। दोनों देश अपनी सेनाओं के लिए फंड जुटाने के लिए तेल बेचने पर निर्भर थे और पर्शियन गल्फ उस तेल को बाजार तक पहुंचाने का मुख्य रास्ता था। इराक, जिसे कुछ अरब देशों का समर्थन प्राप्त था, ने युद्ध की शुरुआत में ही ईरानी टैंकरों और तेल सुविधाओं पर हमला करना शुरू कर दिया। ईरान ने सिर्फ इराकी जहाजों पर ही नहीं, बल्कि तटस्थ देशों के टैंकरों पर भी हमला करके जवाब दिया, खासकर उन देशों के टैंकरों पर जो इराक का समर्थन कर रहे थे, जैसे कि कुवैत और सऊदी अरब। ईरान की नौसेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने तेज नावों, बारूदी सुरंगों और यहाँ तक कि मिसाइलों का इस्तेमाल जहाज़ों पर हमला करने के लिए किया। इन हमलों को अक्सर टैंकर युद्ध कहा जाता है और इसने खाड़ी को वहां से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक खतरनाक जगह बना दिया। यहीं से हालात बदलने लगे, क्योंकि अब यह सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं रह गई थी। तेल वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और खाड़ी में कोई भी बाधा आज भी हर जगह झटके भेज देती है। 1986 तक 100 से अधिक जहाज़ों पर हमला हो चुका था और टैंकरों के लिए बीमा लागत आसमान छूने लगी थी। दुनिया बेचैन हो रही थी और अमेरिका अब इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। बहुत समय से चाही जा रही कार्रवाई का मौका तब मिला जब कुवैत ने संपर्क किया। कुवैत एक छोटा लेकिन तेल से समृद्ध देश मुश्किल में था
उसके टैंकरों पर लगातार हमले हो रहे थे और उसे सुरक्षा की जरूरत थी। सन 1987 में कुवैत ने अमेरिका और सोवियत संघ से मदद मांगी। अमेरिका ने इस मौके को क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने और तेल की आपूर्ति बनाए रखने के रूप में देखा। उसने 11 कुवैती टैंकरों को फिर से अमेरिकी झंडे के तहत पंजीकृत करने पर सहमति जताई, यानी वह अब अमेरिकी झंडे के नीचे चलेंगे और उन्हें अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा मिलेगी। इसे ऑपरेशन अर्नेस्टविल कहा गया और यह जुलाई 1987 में शुरू हुआ। अमेरिका ने इन टैंकरों को खाड़ी से सुरक्षित निकालने के लिए युद्धपोत भेजे, जिनमें फ्रिगेट, विध्वंसक और एक विमानवाहक पोत शामिल थे। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन इससे अमेरिका सीधे ईरान के निशाने पर आ गया। ईरान को अपने ही इलाके में अमेरिकी जहाज़ों की मौजूदगी पसंद नहीं आई और उसने इसे दिखाने में कोई झिझक नहीं दिखाई। यहीं से वह पागलपन भरी दुश्मनी शुरू हुई। हालांकि अमेरिकी नौसेना अंधेरे में नहीं थी। ईरान की दुश्मनी से वाकिफ नौसेना जानती थी कि यह आसान नहीं होने वाला है। ईरान की नौसेना बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वह जुझारू थी। उसके पास फ्रिगेट्स, फास्ट अटैक बोट्स और मिसाइलों व मशीन गनों से लैस स्पीड बोट्स का मिश्रण था। ईरान ने नौसैनिक बारूदी सुरंगों का भी इस्तेमाल किया, जो सस्ती थीं, पकड़ में आना मुश्किल था और गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थीं। ये बारूदी सुरंगें अक्सर शिपिंग लेन में बिछाई जाती थीं, जो सतह के ठीक नीचे तैरती रहती थीं और किसी जहाज के टकराने का इंतजार करती थीं। जैसे ही अमेरिका ने शिपिंग लेन का इस्तेमाल करने की तैयारी की, उसने रास्तों को साफ करने के लिए माइनस स्वीपर और हेलीकॉप्टर बुलाए, लेकिन यह काम धीमा और खतरनाक था। तनाव पहले से ही चरम पर था जब ऑपरेशन अर्नेस्टविल शुरू होने के सिर्फ 2 महीने बाद एक ईरानी बारूदी सुरंग ने एक फिर से झंडा लगे टैंकर ब्रिजर्टन को टक्कर मार दी। लेकिन फिर भी भले ही बारूदी सुरंग ने ब्रिजर्टन को नुकसान पहुंचाया, उसने जहाज को डुबोया नहीं और न ही कोई मौत हुई। अमेरिका ने इसे एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा, लेकिन इसे तुरंत सैन्य जवाबी कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं समझा। उस समय अमेरिकी नेता बहुत संतुलन के साथ चल रहे थे। वे ताकत दिखाना और तेल मार्गों की सुरक्षा करना चाहते थे, लेकिन साथ ही संघर्ष को और बढ़ाना भी नहीं चाहते थे। तुरंत जवाबी हमला करने के बजाय अमेरिका ने सुरक्षा खड़ी करने, खुफिया जानकारी जुटाने और एक अधिक सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। वह सोच समझकर दी गई प्रतिक्रिया ज्यादा देर बाद नहीं आई। सितंबर 1987 में गश्त पर निकले एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने देखा कि ईरानी जहाज ईरान अजहर रात के अंधेरे में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बारूदी सुरंगें बिछा रहा था। नेवी सील्स ने तेजी से कार्रवाई की, जहाज पर चढ़ाई की और वहां से नक्शे और बारूदी सुरंगें बरामद की, जिससे ईरान की चालाक योजना का पर्दाफाश हो गया। अमेरिका ने ईरानी अजहर को डुबो दिया, जिससे एक चेतावनी तो दी गई, लेकिन पूरी तरह से लड़ाई शुरू नहीं हुई। अब आप सोचते होंगे कि यही इसका अंत था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असली अफरा तफरी तो अब शुरू ही हुई थी। अक्टूबर 1987 की एक सुबह एक कुवैती ऑयल टैंकर, जिसका नाम सी आइल सिटी था, कुवैत के पास लंगर डाले खड़ा था और लोड होने का इंतजार कर रहा था। इसे हाल ही में एक अमेरिकी जहाज के रूप में फिर से झंडा लगाया गया था, ताकि अमेरिकी नौसेना इसे खतरनाक खाड़ी के पानी से कानूनी रूप से एस्कॉर्ट कर सके। लेकिन उस दिन कोई एस्कॉर्ट नहीं था, यह अकेला था। सूर्योदय से ठीक पहले एक ईरानी सिल्क वर्म मिसाइल अचानक कहीं से आई और जहाज से टकरा गई। मिसाइल ने उस ब्रिज को निशाना बनाया जहां कप्तान और क्रू काम करते थे। इस हमले का क्रू पर विनाशकारी असर हुआ। 18 लोग घायल हो गए। अमेरिकी कप्तान की आंखों की रोशनी चली गई और एक अन्य क्रू सदस्य ने भी अपनी दृष्टि खो दी। हालांकि टैंकर डूबा नहीं, लेकिन नुकसान गंभीर था। जैसा कि आप पहले ही अंदाजा लगा चुके होंगे, इस हमले ने वॉशिंगटन को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ईरान के साथ सीधे संघर्ष में घसीटे जाने से बचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अमेरिकी जहाज पहले से ही ऑपरेशन अर्नेस्टविल के तहत टैंकरों को सुरक्षा दे रहे थे। लेकिन मिसाइल हमले ने सब कुछ बदल दिया। ईरान ने जानबूझकर एक ऐसे जहाज पर हमला किया था जिस पर अमेरिकी झंडा लगा हुआ था। इसका जवाब देना जरूरी था, इसलिए 3 दिन बाद अमेरिका ने ऑपरेशन निम्बल आर्चर के साथ पलटवार किया। नेवी के विध्वंसक जहाजों ने 2 ईरानी तेल प्लेटफार्मों रोस्तम और रशदात पर गोलाबारी की, जो स्पीड बोट हमलों के लिए अड्डे के रूप में भी इस्तेमाल होते थे। प्लेटफार्म जल उठे, उनके रडार और बंदूकें तबाह हो गईं, जिससे खाड़ी में हमला करने की ईरान की क्षमता को बड़ा झटका लगा। अमेरिका चाहता था कि यह ईरान के लिए चेतावनी के रूप में काम करे कि वह पीछे हट जाए, और कुछ समय के लिए यह काम भी आया। 1987 के अंत और 1988 की शुरुआत तक अमेरिकी जहाजों
और ईरानी नौकाओं के बीच बिल्ली और चूहे का तनावपूर्ण खेल चलता रहा, जिसमें चेतावनी भरी गोलियां और हेलीकॉप्टर से पीछा किया जाता रहा। दोनों पक्ष पूरी तरह से युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इस पूरे दबाव का चरम सिर्फ 6 महीनों में महसूस किया जाने वाला था। अब आइए सीधे 14 अप्रैल 1988 पर चलते हैं, जब हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। यूएसएस सैमुअल आर रॉबर्ट्स, एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, एक एस्कॉर्ट मिशन के तहत खाड़ी से गुजर रहा था। यह एक आधुनिक जहाज था जिसे पनडुब्बियों का शिकार करने और अन्य जहाजों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। विस्फोट बहुत जबरदस्त था, जिससे जहाज के ढांचे में 15 फुट का छेद हो गया और जहाज लगभग 2 टुकड़ों में बंट गया। 10 नाविक घायल हो गए, कुछ गंभीर रूप से, लेकिन दल के त्वरित सोच ने स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने पानी से भरे हिस्सों को सील कर दिया, आग बुझाई और किसी तरह जहाज को तैरता हुआ रखा। रॉबर्ट्स किसी तरह बंदरगाह तक लौटा, लेकिन नुकसान एक और चेतावनी थी। सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलत धारणा न बने, अमेरिका ने काफी मेहनत की और उसके सीरियल नंबर की पुष्टि करके उस माइन को ईरान से जोड़ा। इससे यह पुष्टि हो गई कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। ईरान अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा था। इसके साथ ही सरकार के पास ठोस सबूत था। यह सिर्फ कोई इत्तेफाकी हमला नहीं था, यह खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी को सीधी चुनौती थी। ठोस सबूतों के साथ राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन इसे यूं ही नहीं जाने देने वाले थे। अमेरिका को इस क्षेत्र में पहले ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। सबसे पहले 1969 के ईरान बंधक संकट में, जब ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया था और 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया था। और फिर 1983 के बेरूत बैरक बम धमाके में, जिसमें 241 अमेरिकी शांति सैनिक मारे गए थे। रीगन एक साफ संदेश देना चाहते थे, अगर अमेरिका पर हमला करोगे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन यह कार्रवाई सटीक होनी चाहिए थी, कोई खुला युद्ध नहीं। इस योजना को ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस नाम दिया गया था और इसे जल्दी ही तैयार किया गया। इसका मकसद था ईरान की नौसेना और सैन्य संपत्तियों पर खाड़ी में हमला करना, खासकर 2 तेल प्लेटफार्मों पर जो सिर्फ तेल के लिए ही नहीं बल्कि और भी कामों के लिए इस्तेमाल होते थे। ये प्लेटफॉर्म सास्यन और सीरी ईरान के कमांड पोस्ट थे, जो अमेरिकी जहाजों पर हमलों का समन्वय करते थे और खुफिया जानकारी इकट्ठा करते थे। रोनाल्ड रीगन और उनके ज्वाइंट चीफ्स जानते थे कि इनको नष्ट करने से ईरान की खाड़ी में हमला करने की क्षमता को नुकसान पहुंचेगा, जिससे वह कमजोर हो जाएगा। इसलिए बदला लेने के इरादे से अमेरिकी नौसेना ने इस अभियान के लिए एक शक्तिशाली बल तैयार किया। 18 अप्रैल 1988 के लिए तय किए गए 3 सतह कार्रवाई समूह या SAGS को अलग अलग लक्ष्य सौंपे गए थे। सरफेस एक्शन ग्रुप ब्रावो, जिसमें विध्वंसक जहाज USS मेरिल, विध्वंसक जहाज USS लिंड मैककॉर्मिक और उभयचर जहाज USS ट्रेंटन शामिल थे, शासन प्लेटफॉर्म को निशाना बनाएंगे। सरफेस एक्शन ग्रुप चार्ली, जिसमें क्रूजर USS वेनराइट, फ्रिगेट USS सिम्पसन और विध्वंसक USS बैगली शामिल थे, को सीरी प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी दी गई थी। तीसरे समूह सरफेस एक्शन ग्रुप डेल्टा, जिसमें विध्वंसक USS जैक्सन विलियम्स, USS ओब्रायन और USS जोसेफ स्ट्रॉस शामिल थे, को किसी भी ईरानी जहाज से निपटने की जिम्मेदारी दी गई थी जो लड़ाई के लिए बाहर आते। विमानवाहक पोत USS एंटरप्राइज अपने A-6 इंट्रूडर विमानों और F-14 टॉमकैट लड़ाकू विमानों के साथ हवाई समर्थन प्रदान कर रहा था। मरीन और नेवी सील्स जरूरत पड़ने पर प्लेटफॉर्मों पर चढ़ने के लिए तैयार थे। यह एक अच्छी तरह से समन्वित योजना थी, जिसे तेज और जोरदार हमला करने के लिए बनाया गया था। सब कुछ तैयार होने के बाद कार्रवाई का समय आ गया था। 18 अप्रैल की सुबह जल्दी शुरू हुई। सुबह होते ही अमेरिकी जहाज अपनी स्थिति में आ गए। पहला कदम था प्लेटफार्मों पर मौजूद ईरानी कर्मचारियों को वहां से निकलने की चेतावनी देना। अमेरिका किसी भी नागरिक या तेल कर्मचारियों को मारना नहीं चाहता था, वह सिर्फ अपने दुश्मन की सैन्य क्षमता को नष्ट करना चाहता था। शासन प्लेटफार्म के लिए SAG ब्रावो ने अंग्रेजी और फारसी में एक संदेश प्रसारित किया, जिसमें सैनिकों को बाहर निकलने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया। ईरानियों ने बात नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने अमेरिकी जहाजों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मेरिल और लिंडे मैककॉर्मैक ने अपनी 5 इंच गनों से फायरिंग शुरू कर दी और प्लेटफॉर्म पर हाई एक्सप्लोसिव शेल्स बरसाए। ट्रेंटन से मरीन द्वारा उड़ाए गए कोबरा हेलीकॉप्टर भी शामिल हो गए, जिन्होंने रॉकेट और मिसाइलें दागी। प्लेटफॉर्म जल्दी ही तबाह हो गया, जिससे मिशन के पहले चरण की सफलता की पुष्टि हो गई। शासन प्लेटफॉर्म को निष्क्रिय करने के बाद अगला चरण शुरू हुआ। ट्रेंटन के मरीन यह सुनिश्चित करने के लिए भेजे गए कि काम पूरा हो गया है। वे हेलीकॉप्टर से प्लेटफॉर्म पर उतरे और सावधानी से आगे बढ़े, ताकि अगर कोई ईरानी अभी भी वहां हो तो सतर्क रहें। उन्हें वहां एक घायल ईरानी सैनिक
और कुछ छोड़े हुए हथियार मिले, लेकिन कोई असली प्रतिरोध नहीं मिला। मरीन ने बचे हुए हिस्सों को नष्ट करने के लिए विस्फोटक लगाए, जिसमें रडार उपकरण और संचार उपकरण भी शामिल थे, जिनका इस्तेमाल ईरान ने अमेरिकी जहाजों को ट्रैक करने के लिए किया था। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी उठाए जो बाद में ईरान के अभियानों के बारे में उपयोगी खुफिया जानकारी साबित हुए। जब तक वे अपना काम पूरा कर चुके थे, शासन प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए निष्क्रिय हो चुका था और ईरान के हमलों में उसकी भूमिका समाप्त हो गई थी। लेकिन पूरी मिशन अभी खत्म नहीं हुई थी। सीरी प्लेटफॉर्म पर हालात कुछ अलग थे। एसएजी चार्ली ने भी वही तरीका अपनाया। ईरानियों को चेतावनी दी कि वे वहां से चले जाएं। शासन की तरह ईरानियों ने जवाब में गोलीबारी की, इस बार मशीन गनों से। यह देखकर अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वेनराइट, सिम्पसन और बैगली से गोले बरसने लगे, जो सीरी प्लेटफॉर्म पर गिरकर आग लगा दी, जिससे पूरा प्लेटफॉर्म जलकर राख हो गया। आग की लपटें ऊपर उठी और घना काला धुआं सुबह के आसमान को ढक गया, जो मीलों दूर से दिखाई दे रहा था। विनाश इतना जबरदस्त था कि कमांडरों ने नियोजित सील हमला रद्द कर दिया। किसी को भी उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की जरूरत नहीं थी, जो पहले ही जलती हुई मलबे में तब्दील हो चुकी थी। इस आगत उगलते हमले ने ईरान को दिखा दिया कि अमेरिका उसकी खाड़ी की चौकियों को बिना पसीना बहाए ही कुचल सकता है। दोपहर तक दोनों प्लेटफॉर्म इतिहास बन चुके थे, लेकिन ईरान हालात को और भी उलझाने वाला था। जैसा कि आप घायल अभिमान से उम्मीद कर सकते हैं, ईरान चुप बैठकर यह सब होने देने वाला नहीं था। उसकी नौसेना हालांकि साफ तौर पर कमजोर थी, फिर भी जवाबी हमला करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले जवाब देने वाला जोशन था, जो एक तेज हमला करने वाली मिसाइल बोट थी और उसमें हार्पून मिसाइल लगी हुई थी। जोशन छोटी थी लेकिन खतरनाक थी। उसे हिट एंड रन हमलों के लिए बनाया गया था। वह सरफेस एक्शन ग्रुप चार्ली के पास आ गई, दूर रहने की सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। वह साफ तौर पर लड़ाई के लिए तैयार थी। फिर उसने यूएसएस वेनराइट पर अपनी हार्पून मिसाइल दाग दी। हालांकि अमेरिकी जहाज पूरी तरह तैयार थे। वेनराइट ने चैफ लॉन्च किया, जो धातु की पट्टियों का एक बादल था, जिसने मिसाइल के रडार को भ्रमित कर दिया और हार्पून निशाने से चूक गई। अपने दुश्मन की खतरनाक मंशा को देखकर अमेरिका ने पलटवार करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वेनराइट और सिम्पसन ने अपनी ओर से स्टैंडर्ड मिसाइलें और एक हार्पून दागी। जोशन पर तुरंत कई बार हमला हुआ और वह जल्दी ही डूब गया। उसके लगभग 30 सदस्य समुद्र की गहराइयों में खो गए। यह एक और कड़ा सबक था, जिसने दिखाया कि अमेरिकी नौसेना को सीधे चुनौती देना एक बुरा विचार है। जोशन का डूबना उस दिन नौसैनिक लड़ाइयों की बस शुरुआत थी। ईरान के बड़े जहाज लड़ाई में शामिल होने ही वाले थे, लेकिन अमेरिका उनके लिए पूरी तरह तैयार था। फ्रिगेट सहंद, जो ईरान के सबसे ताकतवर जहाजों में से एक था, को अमेरिकी बलों की ओर बढ़ते हुए देखा गया। सहंद एक ब्रिटिश निर्मित जहाज था, जो मिसाइलों और तोपों से लैस था और इसकी तटस्थ टैंकरों पर हमला करने की बदनामी थी। यूएसएस एंटरप्राइज से A-6 इंट्रूडर विमानों ने इसे रडार पर पकड़ा और आगे बढ़ गए। सहंद ने विमानों पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागी, जो एक साहसी लेकिन नाकाम कोशिश थी। सभी हमलों से सफलतापूर्वक बचने के बाद A-6 ने सैग डेल्टा के जहाजों के साथ मिलकर एक विनाशकारी हमला किया। हार्पून मिसाइलें, लेजर गाइडेड बम और गोलियों की बौछार सहंद पर बरस पड़ी। जहाज में आग लग गई, जिससे उसका गोला बारूद फट गया। कुछ ही मिनटों में वह डूब गया और उसके 45 सदस्यीय दल के अधिकांश लोग भी उसके साथ डूब गए। साहंद अमेरिकी नौसेना द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डुबोया गया सबसे बड़ा युद्धपोत था। यह ईरान के लिए एक और चेतावनी थी। हालांकि साहंद का नुकसान ईरान के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। आपको याद है मैंने घायल अभिमान के बारे में क्या कहा था? हाँ, ईरान के पास उसका भरपूर अभिमान था। एक और ईरानी फ्रिगेट सबालान वहां मौजूद थी और उसकी काफी बुरी छवि थी। सबालान निहत्थे व्यापारी जहाजों पर हमला करने के लिए जानी जाती थी। इसी वजह से उसे द स्कॉर्ज ऑफ द गल्फ का उपनाम मिला था। यह अमेरिका का सामना करने के लिए निकली और एंटरप्राइज से आए A-6 इंट्रूडर्स पर गोलियां चलाईं। अमेरिका की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक थी। एक A-6 ने सबालान के स्मोकस्टैक पर 500 पाउंड का लेजर गाइडेड बम गिराया, जो एकदम सटीक निशाना था और जहाज को तुरंत अपंग कर दिया। बम अंदर फटा, जिससे आग लग गई और उसके इंजन बंद हो गए। सबालान पानी में पूरी तरह बेकार हो गया था। उसका दल उसे तैरता रखने के लिए भी जूझ रहा था। यह एकदम असहाय स्थिति में था और सैनिकों को बस सबालान पर और गोलियां चलानी थी ताकि उसे खाड़ी के तल में भेजा जा सके।
ईरानियों के लिए सौभाग्य की बात थी कि राष्ट्रपति रीगन ने कुछ संयम दिखाया। उन्होंने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। उन्होंने एक संदेश देने का इरादा किया था और उन्होंने ठीक वही किया। उन्हें लगा कि सवालन और उसके क्रू को पूरी तरह से नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उन्हें अभी अभी शर्मनाक हार दे चुके थे। सवालन को बंदरगाह पर वापस घसीट कर लाया गया, जो ईरान की हार का टूटा हुआ प्रतीक बन गया। अब तक यह साफ हो चुका था कि अमेरिका इस लड़ाई में पूरी तरह हावी है, लेकिन जिद्दी ईरान लगातार कोशिश करता रहा। क्रांतिकारी गार्ड द्वारा संचालित छोटे तेज बोगहैमर स्पीड बोट्स अमेरिकी जहाजों को परेशान करने के लिए झुंड बनाकर निकल पड़ी। इन नावों को हल्के मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर से लैस किया गया था, जो अपनी रफ्तार और संख्या पर निर्भर थीं। उन्होंने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और जहाजों पर गोलीबारी की, लेकिन यह एक तरफा लड़ाई थी। 6 घुसपैठियों और कोबरा हेलीकॉप्टरों ने उन नावों को निशाना बनाया, 3 को डुबो दिया और कई अन्य को नुकसान पहुंचाया। किसी को हैरानी नहीं हुई, शायद सिर्फ ईरानियों को छोड़कर, कि स्पीड बोट्स अमेरिकी नौसेना की ताकत और तालमेल के सामने टिक नहीं पाईं। ईरान ने 2 F-4 फैंटम जेट भी यूएसएस एंटरप्राइज की ओर भेजे, लेकिन जब अमेरिका ने उन्हें रडार से लॉक कर लिया तो वे वापस लौट गए। ईरान की वायुसेना को कम से कम यह पता था कि वे एंटरप्राइज के F-14 से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक ऐसे कमांड चयन के लिए यह समझदारी भरा कदम था, जिसने पूरा दिन बहुत ही खराब फैसले लेते हुए बिताया था। दुर्भाग्यवश, हालांकि यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए बिना नुकसान के नहीं था। शासन प्लेटफॉर्म पर हमले में शामिल एक मरीन सी कोबरा हेलीकॉप्टर लड़ाई के दौरान गिर गया। वह हेलीकॉप्टर उस मिशन से वापस नहीं लौटा जिसमें वह ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों को एस्कॉर्ट कर रहा था, जो मरीन सैनिकों को ईरानी तेल प्लेटफॉर्म पर विस्फोटक लगाने के लिए ले जा रहे थे। हालांकि इसका सही कारण कभी पुष्टि नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अनुमान है कि वह हमलों से बचते हुए धुएं और मलबे में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दोनों मरीन पायलट कैप्टन स्टीफन लेस्ली और कैप्टन केनेथ हिल मारे गए। उनकी मौत एक सफल अभियान में एक गंभीर क्षण थी। अमेरिकी नौसेना ने उनके बलिदान को सम्मानित किया, लेकिन इससे मिशन की गति धीमी नहीं हुई। 18 अप्रैल 1988 की शाम को अमेरिकी नौसेना ने ईरान की नौसेना को करारा झटका दिया था। शासन और सीरी प्लेटफॉर्म खंडहर बन चुके थे, जोशन और सहंद खाड़ी की गहराइयों में समा गए थे। सवालन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर मुश्किल से बच निकला और कई स्पीड बोट्स तबाह हो गई थीं। ईरान की नौसेना बुरी तरह पिट चुकी थी और अमेरिका ने एक साफ संदेश दे दिया था: निरपेक्ष जहाजों या अमेरिकी नौसेना पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उस दिन का असर खाड़ी के पानी से कहीं आगे तक गया। इसने ईरान और अमेरिका के नौसैनिक युद्ध के तरीके को बदल दिया, गठबंधनों को मजबूत किया और आधुनिक युद्ध के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया। आइए जल्दी से जानते हैं कि आगे क्या हुआ और क्यों इसकी गूंज आज भी 2025 में सुनाई देती है। सबसे पहले ईरान की हार एक कड़वी सच्चाई थी। सहंद के साथ 45 नाविकों, जोशन के साथ 30 और 3 बोगहैमर स्पीड बोट्स को खोना एक बहुत बड़ी कीमत थी। सबलान, जो एक क्षतिग्रस्त और कीमती फ्रिगेट थी, उसे फिर से चलने लायक होने में महीनों लग गए। इस नुकसान ने ईरान के गर्व को ठेस पहुंचाई और अयतुल्लाह को अपने देश में अपनी नौसेना की ताकत को अधिक आंकने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे सैन्य नेताओं को पता था कि वे अमेरिकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। रिवोल्यूशनरी गार्ड, ईरान की कट्टर नौसैनिक शाखा, ने एक नई योजना की कमान संभाली। महंगे फ्रिगेट्स की बजाय उन्होंने छोटे और फुर्तीले नावों का एक बेड़ा तैयार किया, जैसे सिराज क्लास, जिन्हें हिट एंड रन हमलों के लिए डिजाइन किया गया था। सन 1987 में ईरान ने टैंकरों को परेशान करने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई थीं और यह रणनीति उन्होंने 1988 के बाद और भी निखार ली। इस नुकसान के बाद उन्होंने अपनी रणनीति को और बेहतर किया। अब 2025 में ईरान के पास लगभग 1500 जहाज हैं, जिनमें ज्यादातर स्पीड बोट्स और मिनी सबमरीन हैं। इन जहाजों को बड़ी जहाजों पर झुंड बनाकर हमला करने या होर्मुज झलड़ मरु मध्य में बारूदी सुरंगें बिखेरने जैसी नई रणनीतियों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। 10,000 से ज्यादा बारूदी सुरंगों के साथ वे वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं, जैसा कि वे अब धमकी दे रहे हैं। यह रणनीति खुले युद्ध से बचती है, जो 1988 की असफलता से सीखा गया एक सबक है। परिणाम? खैर, 2019 में ईरान ने ओमान की खाड़ी में टैंकरों पर हमला किया था और दोष से बच निकला था। फिर हाल ही में ईरान समर्थित हूथियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन दागे। पिछले साल 2024 में ईरान ने खाड़ी में अभ्यास के दौरान ड्रोन झुंडों का परीक्षण किया, जो उनके बदलते खतरे का संकेत था।
इन कदमों से पता चलता है कि ईरान अमेरिका को छेड़ने की कला जानता है, बिना किसी और करारी हार का जोखिम उठाए। जब ईरान ने अपनी नौसेना को फिर से तैयार किया तो अमेरिका ने भी अपनी धार तेज कर ली। जब यह ऑपरेशन हुआ तो नाविक और मरीन हीरो बनकर लौटे और रीगन प्रशासन ने साबित कर दिया कि वह कुवैत जैसे सहयोगियों की रक्षा कर सकता है। इस ऑपरेशन ने अत्याधुनिक उपकरणों को भी प्रदर्शित किया। हार्पून मिसाइलों ने जोशन को मीलों दूर से डुबो दिया। A-6 इंट्रूडर ने लेजर गाइडेड बमों को सटीकता से गिराया और वेनराइट के रडार ने एक ईरानी मिसाइल को जाम कर दिया। इन सफलताओं ने नौसेना को और अधिक स्मार्ट सिस्टम में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। तो 1990 के दशक में नौसेना ने कैलिफोर्निया के तट पर युद्ध अभ्यास और सिमुलेशन की एक श्रृंखला शुरू की। इन अभ्यासों का मुख्य उद्देश्य मिसाइलों का अधिक लचीलेपन और सटीकता के साथ उपयोग करना था। यह खास तौर पर उन इलाकों में जरूरी था जहां दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करना ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने नए निशाना साधने के तरीके, तेज प्रतिक्रिया समय और जहाजों, विमानों और उपग्रहों के बीच बेहतर समन्वय का परीक्षण किया। ऐसी रिसर्च और प्रगति के परिणाम स्वरूप अब 2025 में अर्लेबर्ग श्रेणी के विध्वंसक जहाजों में SPY-6 रडार लगे हैं जो एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। F-30-35 जेट जो A-6 के उत्तराधिकारी हैं, दुश्मन की पहुंच से बाहर से हमला करते हैं, जबकि MQ-4C ट्राइटन ड्रोन खाड़ी में गश्त करते हैं जो दिन रात बारूदी सुरंगों या नावों को पहचानते हैं। 7000 नाविकों वाले कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान की झुंड रणनीति के लिए अभ्यास करते हैं, जो सीधे तौर पर ईरान की रणनीति की ओर इशारा है। 200 अरब के बजट के साथ, जो ईरान के 1 अरब के बजट से कहीं बड़ा है, अमेरिकी नौसेना लगभग हर आधुनिक चुनौती के लिए तैयार खड़ी है। उसकी प्रभुत्वता लगभग 4 दशक पहले एक दिन की जीत में निहित है। तो हार के बाद क्या हुआ था? खैर, 1988 के बाद ईरान के टैंकर हमले कम हो गए, जिससे खाड़ी में शांति आ गई। ऑपरेशन अर्नेस्ट विल का विस्तार सभी तटस्थ जहाजों को सुरक्षा देने के लिए किया गया, जिससे जलमार्ग अगस्त 1988 में ईरान इराक युद्ध विराम तक खुला रहा। इस सफलता ने अमेरिका के गठबंधनों को मजबूत कर दिया। कुवैत, सऊदी अरब और UAE ने अमेरिका पर अपनी ढाल के रूप में भरोसा किया। इससे बहरीन में एक बड़ा बेस बना, जो अब 9000 कर्मियों का घर है। इससे आज तक खाड़ी देशों के साथ लगातार रक्षा समझौते भी हुए। उस समय खाड़ी तेल पर निर्भर यूरोपीय देशों ने कीमतों में उछाल के डर से अमेरिका से मजबूत गश्त की मांग की थी। अब U.K और ऑस्ट्रेलिया के साथ खाड़ी में हर साल संयुक्त अभ्यास होते हैं, जिनमें मिसाइल नौकाओं का मुकाबला करने का अभ्यास किया जाता है। ईरान के सहयोगी जैसे चीन और रूस दिखावटी अभ्यास करते हैं, लेकिन उनके पास अमेरिका जैसी टिकाऊ ताकत नहीं है। चीन ने प्रांग मैंटिस से प्रेरित होकर टाइप 052D विध्वंसक जहाज बनाए, जिनमें उन्नत मिसाइलें लगी हैं, और उसने 1988 की वायु और समुद्री शक्ति के मिश्रण से सीखा। जैसा कि आप अब तक देख सकते हैं, यह अभियान आधुनिक नौसेनाओं के लिए एक खाका बन गया, जिसने दिखाया कि तकनीक और टीम वर्क मिलकर दुश्मन को कैसे पछाड़ सकते हैं। खाड़ी के पानी हमेशा शक्ति प्रदर्शन का मंच रहे हैं, और ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन था जिसकी गूंज आज भी बनी हुई है। उस दिन 1988 में अमेरिकी नौसेना ने ईरान को एक कड़ा सबक सिखाया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना को चुनौती देना भारी कीमत पर पड़ता है। फारस की खाड़ी व्यापार के लिए खुली रही और दुनिया अपने तेल पर चलती रही। अब 2025 में ईरान की होर्मुज जल्द मरुमध्य को बारूदी सुरंगों और नावों से बंद करने की धमकी पुरानी यादें ताजा कर देती है। अगर ईरान अपने इरादे पर कायम रहता है तो वह एक जोखिम भरा दांव खेल रहा है। अमेरिकी नौसेना, जो बहरीन से अपने 30 जहाजों के साथ गश्त कर रही है, F-30-35 जेट ऊपर उड़ रहे हैं और ड्रोन हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं, तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है। सिर्फ एक छोटी सी गलती ईरान की स्पीड बोट्स को डुबो सकती है और उसके मिसाइल ठिकानों को कुछ ही घंटों में नेस्त नाबूद कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे 37 साल पहले हुआ था। अगर नाकाबंदी सफल होती है तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, जिससे ईरान की खुद की कमजोर अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। सऊदी अरब, कतर और दुनिया के बाजारों पर इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन अमेरिका हमेशा की तरह सप्लाई जारी रखेगा। ईरान के नेता ये सब जानते हैं, फिर भी वे अपनी शान दिखाने के लिए तलवारें खड़काते हैं। इतिहास झूठ नहीं बोलता। अमेरिकी नौसेना से भिड़ना ये एक हारने वाला सौदा है, तो फिर ईरान इतनी बड़ी बाजी क्यों लगाएगा जब दांव इतने ऊंचे हैं? खाड़ी देख रही है और दुनिया इंतजार कर रही है।
सब जानते हैं कि एक चिंगारी ऐसी आग लगा सकती है जिसे सिर्फ अमेरिका ही बुझा सकता है।